गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं CIS कंपटीशन सेंटर से आज आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, समास क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, समास क्या होता है? समास एक ऐसी प्रक्रिया होती है समास वो प्रक्रिया है जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, उसी को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मैंने क्या कहा कि समास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? समास। आइए मैं उसे आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाथ के द्वारा लिखा गया और यहाँ लिखा हस्तलिखित। हाथ के द्वारा लिखा गया, ये क्या होगा? ये पदों का समूह। कई शब्द हैं, शब्दों को हम पद कहते हैं, ये पदों का समूह हुआ। और हस्तलिखित, ये हमारा सामासिक पद हुआ। क्या हुआ? सामासिक पद। हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित, इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? तो अंतर यही है कि ये कितना ज्यादा स्पेस लिया है, मतलब कितना स्थान लिया है, और ये कितना छोटे में है। बात हमारी वही है, लेकिन यहाँ हमने बहुत लंबे में लिखा है और यहाँ हमने बहुत छोटे में लिखा है। तो जिस नियम के द्वारा, मैंने क्या कहा है, समास वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन उस शब्द का एक अर्थ होता है, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे जिस नियम के थ्रू, मेरा कहने का मतलब है जिस नियम के द्वारा इस दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं, वह नियम क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और जिस नियम के द्वारा हम इस शब्द को तोड़कर फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं, मतलब जिस नियम के द्वारा इस सामासिक पद को हम तोड़कर फिर से पदों के समूह को में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? विग्रह। तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि पदों का समूह, जो कई पदों का समूह को जोड़कर जब एक नया शब्द बनाते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, जिस नियम के द्वारा हम यह कार्य करते हैं, वह नियम क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और जब इस सामासिक पद को तोड़कर फिर से हम उसी पहले की तरह लिख देते हैं, तो वह नियम क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? अगर समझ में आई तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक, इस समास की आपको परिभाषा तो पूरी तरह समझ में आ ही गई होगी। मेरा कहने का बस मतलब इतना है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, समास में आपको सबसे पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि होता है मुख्य पद, या हम जिसे कहते हैं प्रधान पद।
एक होता है गौड़ पद या अप्रधान पद। समास पढ़ने से पहले आपको इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समास में दो पद होते हैं, एक मुख्य पद होता है और दूसरा गौड़ पद होता है। मुख्य पद को हम प्रधान पद कहते हैं और गौड़ पद को हम अप्रधान पद कहते हैं। ठीक है। पदों के समूह में जिस भी शब्द का, जिस भी पद का अर्थ अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रधान पद। यह प्रायः क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है। पदों के समूह में जिस भी पद का अर्थ का बल जिस पद पर अधिक पड़ता है वही क्या कहलाता है? मुख्य पद या प्रधान पद। थैंक यू सर। वही मुख्य पद या प्रधान पद कहलाता है और यह प्रायः संज्ञा होते हैं। और दूसरा होता है गौड़ पद। गौड़ पद को हम अप्रधान पद कहते हैं। मतलब पदों के समूह में जिस पद पर अर्थ का बल कम पड़ता है उसी को हम गौड़ पद या अप्रधान पद कहते हैं। जैसे कि ये प्रायः विशेषण होते हैं। ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। अगर आई होंगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि समास में आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। वो होता है एक समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। इन्हीं को हम, एक को मुख्य पद कहते हैं जिसको प्रधान पद कहते हैं और दूसरा गौड़ पद है जिसको हम अप्रधान पद कहते हैं। मुख्य पद या प्रधान पद जिस पर अर्थ का बल सबसे अधिक पड़ता है वही क्या होता है? मुख्य पद या प्रधान पद। वह प्रायः संज्ञा होता है। ठीक है। और गौड़ पद या अप्रधान पद जिस पर अर्थ का बल सबसे कम पड़ता है उसी को विशेषण कहते हैं। नॉर्मली आप ये जान सकते हैं कि प्रधान और अप्रधान मतलब कि ये कुछ इंपॉर्टेंस रखा होगा और अप्रधान मतलब ये पदों के समूह में इंपॉर्टेंस नहीं रखता होगा। इसी के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि यह मुख्य पद है और गौड़ पद। ठीक है। आपको इन्हें किसी और नाम से भी जान सकते हैं। जैसे एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक। इसी में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है जिसका अर्थ अधिक पड़ता है। जिस समास में भी जिस पद का अर्थ अधिक होता है उसका नाम हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं समास के भेद या प्रकार। समास के कितने भेद हैं? इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं कि समास के कितने भेद हैं। समास के पूर्व में, मतलब अभी की बात मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहती हूँ कि समास के कितने भेद होते हैं। समास में पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास। चौथा है बहुब्रीहि समास। अब आप कहेंगे मैम अब तो 6 हो गए हैं, क्यों आप 4 बता रही हैं? क्योंकि ये मैंने आपसे अभी कहा है कि ये पहले की बातें हैं कि ये समास के हम 4 प्रकार पढ़ते थे। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6। कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, अव्ययी भाव समास में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। और पूर्व पद मैंने ये भी बताया है कि प्रधान पद क्या होता है और अप्रधान पद क्या होता है। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है
और वो अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में हमेशा दोनों पद अप्रधान होते हैं। पहले तत्पुरुष समास में ही दो समासों को और जोड़ा गया था, ये मैं पहले की बात बता रही हूं। एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष में क्यों रखा गया है ये मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान है, इसीलिए तत्पुरुष में पहले इन दोनों को रखा गया है। लेकिन और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। या ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दोनों पद इसमें अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद इसमें एक नया अर्थ लाता है, दोनों पदों का अर्थ नहीं होता, तीसरे पद का अर्थ होता है। या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगर कोई पूछे कि दोनों पद प्रधान किस पद में होते हैं, तो किस में होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्व पद किस समास में प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास में। लेकिन आपसे कभी भी यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर पद किस पद में प्रधान, किस समास में प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद ही प्रधान है और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान है और द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान है। ठीक है, ये क्यों प्रधान है? अब ये क्यों अलग हो गए? इसमें पूर्व पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है। ये पूर्व पद अव्यय होता है, इसमें उत्तर पद का अर्थ पर ज्यादा बल पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रधान है। कर्मधारय और तत्पुरुष द्विगु क्यों अलग हुए? कर्मधारय समास में को उपमेय और उपमान का समास कहते हैं, विशेष्य और विशेषण का समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास को उपमेय और उपमान का समास कहते हैं और विशेषण और विशेष्य का समास कहते हैं, इसलिए इनका एक अलग स्थान इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इनको तत्पुरुष में नहीं रखा जाता, इसलिए इन्हें चौथा नंबर प्राप्त हुआ और इन्हें पांचवा नंबर प्राप्त हुआ। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। और उत्तर पद समाहार में होता है। समाहार मतलब होता है समूह। ठीक है, तो पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण इनका भी एक अपना अलग स्टेटस हुआ, एक अपना महत्व हुआ, इसलिए कर्मधारय समास और द्विगु समास को अलग कर दिया गया है। मेरा इतना बताने का बस यही मतलब है कि आज आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो
6 होते हैं, ना कि आप 4 कभी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन के लेवल के सब मिलेंगे, मैं सब पढ़ाऊंगी, लेकिन आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ, क्या आपको कंफर्म याद पता हो गया है ना कि समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। समास किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर जिस प्रक्रिया के माध्यम से एक नया शब्द बनाया जाता है और उसका कुछ अर्थ होता है, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास के कितने भेद हैं? 6। ना आप तत्पुरुष में कभी भी आप कर्मधारय और द्विगु को नहीं रखेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग महत्व हैं। तो अब हम शुरू करते हैं समास के भेद के बारे में। ठीक है, चलिए। पहला मैंने आपको क्या बताया है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या लग रहा है देख के? मैंने आपको बताया है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके नहीं पढ़ा जाता। किसी भी सब्जेक्ट को, हिंदी को लोग बहुत प्रेशर में आके पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस समय हिंदी का बहुत महत्व है और हर कंपटीशन में हिंदी के क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपको ध्यान भी देना चाहिए और बहुत इंटरेस्ट लेके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद। और मैंने क्या कहा है कि वो क्या होता है? अव्यय होता है। तो अब बात यहाँ फंसी कि अव्यय होता क्या है? ठीक है, अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जिन शब्दों पर, वाक्य में जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कहने का मतलब है वो जैसे के तैसे बने रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बालक यथाशक्ति कार्य करता है और बालिका यथाशक्ति कार्य करती है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अव्यय शब्द क्या होता है। तो अव्यय शब्द यही होता है कि बालक, इस शब्द पर क्या यहाँ पर लिंग और वचन में, लिंग में परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बालक से कन्वर्ट होके क्या हो गया? बालिका। और यहाँ पर मैंने क्रिया का क्या बोला? देखिए क्या किया है? क्रिया क्या हो गई? कर्ता। और यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? करती। ये हमारा कार्य हो गया। ठीक, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो न बालिका के साथ बदला है न बालक के साथ? यथाशक्ति। यथाशक्ति एक ऐसा शब्द है जो न बालिका के साथ बदला है न बालक के साथ। ठीक है, जैसे कि बालक यथाशक्ति कार्य करता है, बालिका यथाशक्ति कार्य करती है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है यथाशक्ति के में। अगर मैं कार्य का हटा दूं, बालिका यथाशक्ति करता है, बालक यथाशक्ति करता है और बालिका यथाशक्ति करती है। क्या करती है? तो कार्य, आपको अपना ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना, तो कार्य करती है। लेकिन कार्य का अर्थ है कि नहीं? कार्य का अर्थ क्या मतलब होता है? काम से, है कि नहीं? लेकिन अव्यय शब्दों का अर्थ होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ अव्यय शब्दों का अर्थ होता है और वो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? अव्यय, अव्यय कहते हैं। और इस समास को क्या कहते हैं?
अव्ययी भाव समास कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसे मैं लेती हूँ यथाशक्ति, मैंने आपको बताया दो पद होते हैं, एक पद होता है पूर्व पद और एक पद क्या होता है उत्तर पद। तो यहाँ पर पूर्व पद क्या होगा यथा और उत्तर पद क्या होगी शक्ति। मैंने आपसे कहा है कि पूर्व पद हमेशा अव्यय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूर्व पद का ही अर्थ प्रधान होगा। मैंने आपसे कहा है कि अव्यय शब्द, कुछ अव्यय शब्दों का अर्थ होता है और कुछ का कभी कभी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर अव्यय शब्दों का अर्थ होता है। यथाशक्ति यहाँ पर पूर्व पद अव्यय है और इसी के अनुसार यहाँ पर सारे कार्य बदल जा रहे हैं, लेकिन इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है अव्यय? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे मैं, अगर आपको ज़रा भी डाउट है, देखिए बालिका धीरे धीरे खाती है, ठीक। बालक धीरे धीरे खाता है। इस शब्द में भी लिंग बदला तो परिवर्तन हुआ। इस शब्द में भी लिंग बदला तो परिवर्तन हुआ, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं हुआ? इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब यह है कि चाहे एक वचन हो चाहे दो वचन हो, लेकिन यह शब्द कैसा रहेगा? धीरे धीरे ही रहेगा। अगर मैं यहाँ कह दूँ कि वे धीरे धीरे खाते हैं और वे सब धीरे धीरे खाते हैं, तो भी कोई परिवर्तन आएगा? धीरे धीरे में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, वो जैसे का तैसा बना रहा। तो बस यही कहने का मतलब है कि यही अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी असर या प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? और इस समास को क्या कहते हैं? अव्ययी। और ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि किस, इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। और किस समास में पूर्व पद प्रधान है और वह अव्यय है? तो किस समास में? अव्ययी भाव समास में। आपको नेचुरली ये बता दिया जाएगा कि अव्यय है तो अव्ययी भाव ही समास होगा, ठीक है। अव्यय समझ में आ गया आप लोगों को? अब आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास में होता क्या है। देखिए, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, वह अव्यय होता है। मैंने आपको बता दिया है कि अव्यय क्या होता है। जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी असर नहीं होता, वाक्य में वह शब्द वैसे का वैसा ही बना रहता है, वही अव्यय कहलाता है। और तीसरा, अव्ययी भाव समास के पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? क्रिया विशेषण की तरह। जो समास उपसर्ग, सब लोग कहते हैं केवल उपसर्ग, मैं कहती हूं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बनता है, वही क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर बना शब्द। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है और अव्ययी भाव समास के पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, वह समास उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बना होता है, वही क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे उपसर्ग बताए, जैसे यथा, बे, अनु। अब यथा से मैंने अभी आपको बताया यथा शक्ति, बे काम। अगर मैंने काम में बे जोड़ दिया तो कुछ अंतर आया कि नहीं? अगर मैं कहूं बेकाबू, काबू मतलब आपके काबू में है कोई, लेकिन अगर मैं कहूं यह लड़की बेकाबू हो
गई है या वह लड़का बेकाबू हो गया है। सारे शब्दों में बदलाव आया, लेकिन क्या इस शब्द में कोई बदलाव आया? लड़की के साथ भी बेकाबू ही था और लड़के के साथ भी बेकाबू ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना मात्रा में ना इसके कोई भी दिखावे में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। और उस समास को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे उपसर्ग आपको मिलेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है? हो गया। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि धीरे धीरे, मैंने अभी आपको बताया धीरे धीरे, वह लड़का धीरे धीरे चलता है। वह लड़का तेज तेज खाता है। राधा तेज तेज दौड़ती है। कहने का मतलब बस इतना है कि लड़का है और लड़के के साथ परिवर्तन हुआ है क्या? खाता। राधा है, ये आपको अच्छे से पता है कि यह लड़की है, और राधा के साथ परिवर्तन क्या हुआ है? वह दौड़ती है। लेकिन तेज तेज में कोई परिवर्तन आया? तेज तेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर मैं यही आपसे कह दूं कि वे धीरे धीरे, वे तेज तेज चलते हैं, या राधा तेज तेज खाती है, तब भी तेज तेज में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। इसका मतलब तेज तेज क्या है? अव्यय है, और अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है अव्ययी भाव समास में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अव्ययी भाव समास में अगला पॉइंट हमारा है कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे कि मैंने आपको अभी तेज तेज बताया, धीरे धीरे बताया, देखिए हुआ कि नहीं? पल पल, तेज तेज, धीरे धीरे, बार बार, पल पल। मैं बार बार स्कूल जाती हूँ, वह बार बार स्कूल जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, लेकिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही क्या कहलाता है? अव्ययी भाव का एक उदाहरण कहलाता है। जैसे कि तेज तेज, धीरे धीरे, बार बार, पल पल। पदों की पुनरावृत्ति जहाँ होती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछेगा, रातों रात। अब यहाँ आप कहेंगे कि इसमें तो चेंजिंग है। ठीक है, कुछ व्याकरणिक शब्द ऐसे होते हैं जब दोनों, कुछ ऐसे व्याकरणिक शब्द होते हैं जिसमें भी अव्ययी भाव समास होता है, इसको अंगवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो रात ही रात में क्या आएगा? रात ही रात में। अर्थ एक ही है कि नहीं? रात रात, केवल चेंज हुआ है। केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम में ऐसे शब्द आ सकते हैं और आते ही हैं। प्रेजेंट टाइम में आपको बार बार, पल पल, धीरे धीरे बहुत कम पूछा जाएगा। जैसे रातों रात, बातचीत, बातों बात, बात ही बात में, जैसे दिनों दिन, दिन ही दिन में।
तो ऐसे शब्द भी पूछ सकते हैं, बात और बात, दिनों दिन। कोई जरूरी नहीं है कि बीच में योजक चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे, आपको खुद से ध्यान देना है। आपको हमेशा एग्जाम में एकदम क्लियर कट फॉलो करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इस तरह से घुमा के पूछेगा, रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, धीरे धीरे, पल पल, बार बार। आपको जिस तरीके से पूछे आप पूरी तरीके से मेंटेन रहिए आंसर देने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है।